ठीक है। अब ये जो पहला चरण है इसमें आप लिखिए स्वतंत्रता से पूर्व या ब्रैकेट में लिखो ब्रिटिश काल के दौरान। ये कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम पूरी ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके लिए। उसके बाद दूसरा जो चरण है इसमें हम आजादी के बाद से लेकर 1991 तक, ठीक है, ये इसको 1951 भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि 1951 से 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत हो गई थी, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। तीसरा जो चरण है ये 1991 से वर्तमान तक, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। ये जो पहला जो चरण है स्वतंत्रता से पूर्व या ब्रिटिश काल के दौरान, तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत की आर्थिक नीति क्या थी, भारत के आर्थिक स्रोत कौन कौन से थे, ये जानते हैं। पहले स्रोत और फिर उन स्रोतों को उपयोग कैसे किया गया। नीति में क्या होता है, पॉलिसी में क्या होता है, बताओ। पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं उनका आप उपयोग किस डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में ब्रिटिश काल के दौरान हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था के स्रोत कौन कौन से थे, सब नोट करते चलना साथ में। कौन कौन से स्रोत थे, कृषि, उद्योग और व्यापार। कृषि, उद्योग और व्यापार, ठीक है। ये मान के चलिए कि स्वतंत्रता से पूर्व अगर हम कृषि संसाधन को या कृषि को अगर देखें या उस समय की जीडीपी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो लगभग 60% जो हिस्सा था हमारी जीडीपी का वो किससे आता था, वो कृषि क्षेत्र से आता था। लगभग कितना, 60%, ठीक। ओवरऑल मैं बता रही हूं पूरा ब्रिटिश काल का। बाकी दोनों का रिमेनिंग 40%, ये कितना हो गया, 60%। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जो अर्थव्यवस्था थी उसका आधे से ज्यादा जो आय थी वो किस पर निर्भर थी, कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी, कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों पर निर्भर थी। इसका मतलब ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया उस समय। और उद्योग और व्यापार ये इसकी तुलना में ये दोनों ऐड कर दिए जाएं तो भी कृषि का जो योगदान था, इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो इन दोनों को ऐड करने के बाद भी ज्यादा ही रहा, ठीक। अब देखना यह है कि कृषि स्रोत था, सबसे मेन स्रोत था, ये क्या ब्रिटिश काल के दौरान ही था या इससे पहले भी था। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब एंशिएंट टाइम से ही या प्राचीन काल से ही कृषि, उद्योग और व्यापार ये तीनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था के ये साधन बने रहे। और इन तीनों में सबसे अहम भूमिका जो रही वो कृषि की रही। कृषि के साथ साथ उद्योग और व्यापार रहे। बीच में ऐसे बहुत सारे समय आए जब व्यापार बहुत उन्नत हुआ, बहुत प्रॉस्पेरस हुआ। समझने वाली बात यह है कि भारत में जो व्यापार और जो उद्योग है ना, इन दोनों की प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम द बिगिनिंग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट। भारत में चाहे उद्योग हो चाहे व्यापार हो, इन दोनों की समृद्धि, इन दोनों की प्रॉस्पेरिटी किस पर निर्भर करती थी, इन दोनों की प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चर पर निर्भर करती थी। क्यों, क्योंकि भारत में जो उद्योग थे वो उद्योग थे जिनके लिए कच्चा माल या जो रॉ मटेरियल था वो कृषि क्षेत्र से आता था, ठीक है। तो जब एग्रीकल्चर से जब रॉ मटेरियल आएगा तो उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग होगी, है ना, कि किसी भी चीज की प्रोसेसिंग हो रही है,
किसी वस्तु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे पूरी हो रही है? वो उद्योगों में पूरी हो रही है। तो यहाँ जितना ज्यादा रॉ मटेरियल यहाँ पे होगा उतना ही उद्योगों में प्रॉस्पेरिटी होगी कि नहीं होगी? और जितना उद्योगों में उत्पादन ज्यादा होगा उतना व्यापार होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब भारत में प्राचीन काल से ही कृषि जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। और जितने भी राज्य साम्राज्य रहे उन सभी ने कृषि क्षेत्र को बहुत ज्यादा सहयोग किया। और इसी वजह से सहयोग करने का मतलब जहां सिंचाई, जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है, वर्षा अच्छी नहीं होती है ना, रेनफॉल बहुत कम है, जहां पर नदियां नहीं है वहां पर नहरें बनाई गई, वहां पर सिंचाई के प्रबंध कराए गए। बहुत सारे ऐसे राजा, ऐसे नवाब रहे, ऐसे सुल्तान रहे, ऐसे बादशाह रहे जिन्होंने कृषि से संबंधित ऋण भी दिए, अच्छे बीज उपलब्ध कराए, अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए, अच्छे उपकरण उपलब्ध कराए। मतलब कृषि को बढ़ावा देने की बात हुई हर जगह। जब कृषि को बढ़ावा दिया गया तो कृषि में जब राज्य संरक्षण देगा, जब कृषि को बढ़ावा देने के लिए जब सुविधाएं देगा तो राज्य उसके बदले में राजस्व भी लेगा। समझ में आ रही बात? तो ये शुरुआत से देखा गया, प्राचीन काल से, चाहे प्राचीन काल हो या मध्य काल हो, जो भी शासक रहे उन शासकों ने सुविधाएं बहुत ज्यादा दी और इन सुविधाओं के बदले में उन्होंने राजस्व वसूला। ठीक है? और इसके बदले में उन्होंने राजस्व, इसका मतलब यह हुआ कि जो राजस्व लिया उन्होंने, उसी राजस्व का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इन्हीं को सुविधाएं देने के लिए उन्होंने उपयोग किया। या तो सीधे सीधे किसानों को सहायता देने के लिए उपयोग किया, या फिर इस राजस्व का उपयोग उन्होंने सड़कों के निर्माण में किया, जगह जगह पुलिस चौकियां बनाने में किया, सुरक्षा के प्रबंध करने में किया। ठीक है? जब इस तरीके की संरचनाएं बनेंगी तो क्या होगा? सुरक्षा का माहौल बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी तो आना जाना सुगम हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आना जाना अगर इजी हो जाएगा तो एक जगह का जो भी उत्पादन हो रहा है उसे दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो जाएगा। इसका मतलब कि लोगों से ही राजस्व लेके उसे लोगों के ऊपर ही खर्च किया जा रहा था। ये प्राचीन काल और मध्यकाल दोनों समय में हुआ। ठीक है? फिर आ गए ब्रिटिश। आधुनिक काल में फिर आ गए ब्रिटिश। जैसे ही ब्रिटिश आए उन्होंने शुरुआत की, अब आप समझना, एक सीक्वेंस यहां पे समझा रही हूं। इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा कि भारत में कृषि हमेशा से समृद्ध रही। ये जितनी ज्यादा समृद्ध हुई, मतलब समृद्ध होने का मतलब कृषि क्षेत्र में जितना ज्यादा उत्पादन हुआ, तो आवश्यकता से अधिक जब उत्पादन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिशेष उत्पादन कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं। तो जो अधिशेष उत्पादन होता है उस अधिशेष उत्पादन का क्या होता है? फिर उसका कोई दूसरा उपयोग हो जाएगा। एक तो कंजम्पशन हो गया, एक कंजम्पशन के बाद जो बचा है उसका क्या करेंगे? उसे कुछ और सामान बनाने में, कोई और वस्तु बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसने क्या किया? एज ए रॉ मटेरियल या कच्चे माल के तौर पे ये कच्चा माल बना और इसने उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण किया। उद्योगों में वस्तु का निर्माण किया। जैसे ये वस्तु बनी उसके बाद इस वस्तु का व्यापार हुआ। अब एक बात बताइए, इस प्रोसेस में शुरुआत कहां से हुई और ये लास्ट में, मतलब कौन सा स्टेज इसका सबसे लास्ट है? ये बिगिनिंग है और ये एंडिंग है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है, अगर हम किसी समय में ये कहें कि व्यापार बहुत प्रॉस्पेरस था किसी भी समय में, इसका मतलब वहां के उद्योग बहुत प्रॉस्पेरस थे। और क्योंकि ये उद्योग कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे तो इसका मतलब अपने आप समझ जाओगे कृषि उन्नत थी। अब ये जो सीक्वेंस है ये फ्रॉम द बिगिनिंग चला आ रहा था। अब आ गया ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश लोगों ने शुरुआत कहां से की? भारत में ब्रिटिश लोगों ने शुरुआत की व्यापार से। समझना, कहां से शुरुआत की उन्होंने? व्यापार से। अब जैसे ही वो व्यापार में आए उन्होंने आके देखा कि भारत से जो व्यापार है ये तो बहुत फायदेमंद है। मतलब भारत की जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा है। ये जो इंडोनेशिया,
ये इंडोनेशियाई द्वीप समूह है, यहां पर बहुत डिमांड थी भारत की, सूती वस्त्रों की डिमांड थी बहुत ज्यादा, और यूरोप में भी बहुत डिमांड थी। अब उन्होंने सोचा भारत के मसाले, वहां के सूती वस्त्र जो हैं, इनकी बहुत डिमांड है, तो यहाँ जहां जिस चीज की डिमांड होगी उसके प्राइसेस हाई हो जाएंगे, प्राइसेस हाई होंगे तो मुनाफा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने शुरुआत की कहां से? व्यापार से। अब जैसे जैसे व्यापार में उनको लाभ होता चला गया ना, अब उनको लालच आने लग गया। ठीक है, लालच आया। अब एक जगह उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, वहां से व्यापार करना शुरू किया, फिर सोचा जब एक जगह फैक्ट्री स्टैब्लिश करने से इतना लाभ है तो दूसरी जगह पे भी फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाए, तीसरी जगह पे भी की जाए। इस तरीके से एक के बाद एक वो क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना जो ट्रेड था उसको एक्सपांड करना शुरू कर दिया इन इंडिया। और जैसे जैसे वो ट्रेड एक्सपांड करते करते बंगाल पहुंच गए, उस समय का पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, कुछ असम का क्षेत्र, ये सारा मिलाकर क्या था? सारा बंगाल था। अब जैसे बंगाल में व्यापार करने लगे, अब बंगाल में उस समय जूट, पटसन, ठीक है, इनका उत्पादन बहुत हुआ करता था। दो दो नदियों का क्षेत्र पड़ता था ये, गंगा नदी तंत्र अलग, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अलग, तो प्रोडक्शन बहुत होता था, चावल भी बहुत अच्छा होता था। ठीक है, मतलब खाद्य फसलें भी हो गई और जो नकदी फसलें थी वो भी, दोनों का उत्पादन बहुत। कहते हैं कि अकेले बंगाल में 200 से ज्यादा वैरायटी के कपड़े बनते थे। फैब्रिक जो था, कितने टाइप्स की फैब्रिक बनते थे? मोर देन 200 टाइप्स। अब ऐसी जगह अब व्यापार करने लग गए। अब उनको ये चीज बाद में समझ में आई कि प्रोस्पेरिटी की जो रूट्स है वो कहां पर है? कृषि में। शुरुआत उन्होंने यहां से की। अब जैसे जैसे व्यापार में ज्यादा मुनाफा होता चला गया, व्यापार में उन्होंने एक्सपांशन करना शुरू कर दिया, और एक्सपांशन करने के लिए उन्होंने भारत की जितनी क्षेत्रीय शक्तियां उस समय मौजूद थी, जो राजा थे, जो नवाब थे, सबसे अपने अपने लेवल पर उन्होंने संधियां करनी शुरू कर दी। जितने विदेशी व्यापारी कंपनियां थी उनको भगाना शुरू कर दिया, उनके साथ युद्ध करने, लड़ाई झगड़े, और उनको भगाना शुरू कर दिया। भारतीय शासकों के साथ संधि करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी मित्रता से काम बनाया, संधियां की, और कभी कभी लड़ाई झगड़ा करके किया, युद्ध करके किया। और ऐसी सिचुएशन आ गई कि व्यापार जो था उस पे ब्रिटिश लोगों का या ब्रिटिश कंपनी का एक अधिकार हो गया, मोनोपोली क्रिएट हो गई। अब जब उन्होंने देखा कि ये जिन वस्तुओं का व्यापार हम कर रहे हैं, ठीक है, व्यापार इतना ज्यादा लाभदायक है, तो उन्होंने, उनकी नजर पड़ी किसके ऊपर? भारत के उद्योगों पर। अब ये वो टाइम था जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था। और ब्रिटेन में औद्योगिकरण भी क्या, एक तो होता है उद्योग होना, और एक हम किसी युग को औद्योगिकरण का युग कह दें, इसका मतलब उस समय उद्योगों में ही बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बन रही थी। और ये वो समय था ब्रिटेन का जब तकनीकी का इस्तेमाल करके, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने मशीनें बनाई, और मशीनों से उन्होंने उत्पादन करना शुरू किया ब्रिटेन में। अब ब्रिटिशर्स का दिमाग देखो, पहले उन्होंने भारत से वस्तुओं का व्यापार किया, तो जब वो वस्तुओं का व्यापार कर रहे थे, तो वस्तु का व्यापार करेंगे तो भारतीय उद्योगों को मुनाफा होगा, होगा ना, क्योंकि वस्तु का निर्माण होगा तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स भी लगेगा, रोजगार भी होगा सबके पास। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश कंपनी को जब मुनाफा होता जा रहा था और उसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली कंपनी जिसको ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ईस्ट की तरफ आके व्यापार करने की अनुमति दी। अब ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उन्होंने इस चीज पर ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया कि एक कंपनी इतना ज्यादा लाभ कमा रही है, इस एक ही कंपनी को इतना अधिकार दे दिया कि वो इतना ज्यादा मुनाफा कर रही है। और ये जो प्रेशर था ब्रिटेन के लोगों का, ब्रिटेन के व्यापारियों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी पार्लियामेंट के ऊपर, और ये उसके बाद ये प्रेशर किसके ऊपर शिफ्ट हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। अब सीधी सी बात है, मान लीजिए भारत में ही अगर कोई एक कंपनी है, अगर गवर्नमेंट उसी को मोनोपोली दे दे
तो बाकी जितने व्यापारी हैं विरोध करना शुरू करेंगे एक टाइम के बाद। वैसा ही विरोध होना शुरू हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा अगर ब्रिटेन के उद्योग और ब्रिटेन के व्यापारियों को शांत रखते हुए, उनको संतुष्ट रखते हुए व्यापार हो जाए भारत के साथ, तो इससे अच्छी तो क्या ही बात होगी। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने सोचा अगर इस साइकिल को, ये जो प्रोसेस, जो बीच वाली जो प्रोसेसिंग वाली जो साइकिल है इंडिया से, अगर इसको हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, और ये जो कृषि उत्पादन से ये जो कच्चे माल का जो उत्पादन हो रहा है, यदि इस कच्चे माल को ब्रिटेन भेज दिया जाए, तो जब रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाके सेल होगा तो वहां के जितनी कंपनीज हैं, अदर छोटी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, वो इस रॉ मटेरियल को परचेज करेगी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉ मटेरियल के सेल पर प्रॉफिट कमा लेगी। वो व्यापारी उस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज को बेचेंगे, तो वो व्यापारी उद्योगों से, उद्योगपतियों से मुनाफा कमा लेंगे। समझ में आ रहा है सीक्वेंस? जब उन उद्योगपतियों को बिना बाहर जाए और एशिया से और इंडिया से जब रॉ मटेरियल मिलेगा, तो वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो रन करेंगी, है ना। वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन होगा, कंपनी को क्या चाहिए कि उसे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए और जिन भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उन वस्तुओं के लिए उस मार्केट अवेलेबल हो जाए। यही तो होता है ना। अब उन कंपनीज को, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल गया, तो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे और जो उद्योगपति थे, दोनों शांत। ठीक है। यहां से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ, अब यहां से जो भी वस्तु बनी, अब इस वस्तु के लिए मार्केट चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, अब एक काम करो, इंडिया में उद्योग तो नष्ट हो चुके, नष्ट करने हैं इंडिया में, अभी तो प्लानिंग चल रही है नष्ट करने। तो यहां पे तो जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि जनसंख्या तो है ही, जनसंख्या की जरूरतें थोड़ी ना खत्म हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इन वस्तुओं को ही हम कहां भेज देंगे, भारत में भेज देंगे। ये जो उद्योगपति हैं, इनकी ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करेंगे, ये इन वस्तुओं को इन व्यापारियों को देंगे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या तो उद्योगों से या इन व्यापारियों से इन वस्तुओं को खरीदेगी, उनको भारत में बेच देगी। तो एक बार कच्चे माल के को बेचने से मुनाफा कमा लेगी, और एक बार ब्रिटेन के तैयार माल को भारत या बाकी क्षेत्रों में बेच के उससे मुनाफा कमा लेगी। दोनों साइड से मुनाफा हो जाएगा, एक अधिकार बना रहेगा। ना ब्रिटेन के व्यापारी कुछ बोलेंगे, ना उद्योगपति कुछ बोलेंगे, ना ब्रिटेन की गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या थी, भारत का उद्योग नष्ट हो जाएगा। लेकिन उनको भारत से क्या मतलब, उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी से मतलब था। अब उन्होंने सोचा कि भारत के उद्योगों को अगर नष्ट करना हो, जब तक ये नष्ट नहीं होंगे तब तक भारत में बाहरी वस्तुओं की डिमांड नहीं होगी, क्योंकि उनकी जरूरतें यहां से पूरी हो जाएंगी ज्यादातर। ठीक है। तो इनको नष्ट करना होगा तो क्या करना पड़े, ये जो है ना रॉ मटेरियल, इसको चेंज कर दिया जाए। चेंज कैसे किया जाए, अभी जो रॉ मटेरियल है वो भारतीय उद्योगों के हिसाब से है, लेकिन जरूरी नहीं कि ब्रिटेन की इंडस्ट्री में वही रॉ मटेरियल यूज हो जाए। तो क्या किया जाए, रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। अब बताइए, रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ेगा तो किसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, किसमें चेंज करने की जरूरत होगी, कृषि। क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है इनका उत्पादन कहां से हो रहा है, कृषि क्षेत्र से हो रहा है। ये उनकी स्ट्रेटेजी कि हमें भारत के उद्योग जब नष्ट हो जाएंगे तब भारत में हमारी वस्तुओं की डिमांड होगी। तो ऐसा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाए, ऐसे कच्चे माल का उत्पादन किया जाए जिसकी जरूरत ब्रिटेन की इंडस्ट्री को हो। अब एक बात बताइए, भारत ही क्यों ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भारत से ही क्यों, कहीं और से भी तो अवेलेबल हो सकता था। व्हाई ओनली इंडिया? हाँ, ये नहीं, वो तो बाद में उनकी जरूरत थी, तब उनको
किसी ना किसी तरीके संधि करनी थी, राजी राजी ठीक है, नहीं तो युद्ध कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों इंडिया? सोचो, वाई इंडिया? सूती वस्त्र मतलब उद्योग भारत के, हम तो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल कैसे? सोचो, आप सही डायरेक्शन में हो लेकिन अधूरा है, बताइए ज्योग्राफिकल कैसे? क्यों? और उत्पादन नहीं, क्वालिटी प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अगर बढ़िया की बात करें, मैंने कहा ना यूपीएससी एस्पिरेंट हो, यू आर नॉट कॉलेज स्टूडेंट्स। अच्छा, मौसम के हिसाब से मतलब कैसे? हाँ, अच्छा, अब आपका पॉइंट और आपका पॉइंट, इसको मर्ज करो। थोड़ा सा वाकई है, सोचो। इट इज रिलेटेड विद ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मैंने एक दो बार पहले भी आपको बताया है कि भारत में वो सारे मौसम हैं, वो सारे वेजिटेशन हैं जो पूरे विश्व में पाई जाती है। समझ में आ रहा है? अगर किसी व्यापारिक कंपनी को पूरे विश्व में व्यापार में सबसे उन्नत होना हो तो या तो वो पूरे विश्व से कच्चा माल खरीदे या एक ऐसे देश से कच्चा माल का उत्पादन करे जिसमें वो सारे ज्योग्राफिकल फीचर, जिसमें सारे वेजिटेशन हो। बताओ, तो उनके लिए क्या था? भारत उनके लिए वो खजाना था जहां से वो हर क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, मौसम के हिसाब से वहां पे उन्होंने चाय कॉफी के बागान लगाए, ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग, कहीं पर तंबाकू, कहीं पे अफीम, कहीं पे कॉटन, कहीं पे नील। बागवानी कृषि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट की। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि इंडिया की वेदर कंडीशंस ऐसी थी कि उसमें हर मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग तरीके की जो फसलें होती थी उनका उत्पादन होना भारत में बहुत संभव था। और उन्होंने उसी ज्योग्राफिकल फीचर को इस्तेमाल किया और फिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का उत्पादन कराया और उनको वो लेकर चले गए ब्रिटेन। वहां की फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में उसकी प्रोसेसिंग हुई, वस्तुओं का निर्माण हुआ और उन बनी हुई वस्तुओं का उन्होंने पूरे विश्व में उन्होंने व्यापार किया। भारत उनके लिए ट्रेजर से कम नहीं था, खजाना था भारत। अब आप एक बात सोचिए, आपको नहीं लगता कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखी और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशंस का इस्तेमाल करके वो पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी इंपीरियलिस्टिक पावर बन गए, इतनी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति बन गए व्यापार के दम पर। आज भारत बदल थोड़ी गया है, ऐसा थोड़ी है कि हिमालय पर्वत कहीं और खिसक गया। सारे फीचर आज भी मौजूद है ना। तो जब विदेशी आकर इन सारी फीचर्स का इस्तेमाल करके, और जब वर्ल्ड की इतनी बड़ी सुपर पावर बन सकता है, सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति बन सकता है, तो अब वर्तमान में भारत क्यों नहीं बन सकता? हम कब तक कहते रहेंगे हम गरीब और बेरोजगार हैं? ऐसा थोड़ी गंगा नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। सोचिए, उस समय की तकनीकी के हिसाब से वो जनसंख्या ज्यादा थी, हालांकि उस जनसंख्या का भी शोषण ऐसे हुआ कि 30-30, 40-40 लाख तो एक अकाल में मतलब मर जाते थे लोग। लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन तो कभी भी हो सकती है ना, कोरोना में कोई कम थोड़ी ना जाने गई थी। फिर आज उन्हीं संसाधनों का उपयोग क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए कहा जाता है
किसी भी क्षेत्र के लिए, कोई भी रीजन हो, वहां संसाधनों का उपयोग कितना बेहतर होगा, ये वहां के मानव संसाधन पर निर्भर करता है। कितने भी अच्छे खनिज पदार्थ हों, कितने भी मिनरल्स हों, कितने भी अच्छे मेटल्स हों, कितना भी समृद्ध क्यों ना हो कोई देश नेचुरल रिसोर्सेज से, जब तक ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छा नहीं है तो नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कौन करेगा? तो ब्रिटेन को तो इसी नेचुरल रिसोर्स ने इतना पावरफुल, इतना मतलब इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस बना दिया था कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी उसने अपने कंट्रोल में कर ली थी। ऑब्वियसली कर ली थी, इतने उपनिवेश उसके। भारत के मानव संसाधन का अपने हिसाब से उपयोग किया, भारत के प्राकृतिक संसाधनों का अपनी शर्तों पर उपयोग किया, काम करवाया लोगों से, अपने हिसाब से काम करवाया। देखो कहां से कहां पहुंच गए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम भारत के मानव संसाधन से सही तरीके से काम नहीं करवा पा रहे, है कि नहीं है ना? भारत के मानव संसाधन का सदुपयोग हो ही नहीं रहा, और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, भारत में बेरोजगारी है, भारत में गरीबी है। इसीलिए हमें यह करना पड़ रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आए, इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम सस्ती जमीनें देंगे और सस्ते मजदूर देंगे, क्योंकि हमारे यहां तो बहुत बेरोजगार पड़े हैं। कितनी शर्मनाक बात है। कह रही हूं 30 साल हैं आप लोगों के पास, हमारे पास 30 सालों में ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल हो गया तो भारत जैसा कोई देश नहीं रहेगा दुनिया में। जब भारत के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ब्रिटेन यहाँ कहां से कहां पहुंच गया, तो भारत कहां से कहां पहुंच सकता है, आप उम्मीद नहीं कर सकते। भारत को कम मत समझो आप। भारत वो देश है जिसकी जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी ना, वो अपने आप में पूरे वर्ल्ड में इतनी पॉपुलर सभ्यता थी, सिंधु घाटी। पूरी की पूरी इंजीनियर्स की सिविलाइजेशन थी वो, इंजीनियर्स थे सारे, ज्यादा से ज्यादा लोग। आजकल इंजीनियर बेचारे आजकल तो किसी को बोल दो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, अरे फौज पुलिस के ही पेपर दे देते, समझ रहे हो? जैसे तो ये तो इतनी आसान चीजें हो, है ना? लेकिन रिस्की है ना बहुत, इसलिए कहते हैं कि वो रिस्क फिर भी कम लगता है, इंजीनियरिंग में रिस्क ज्यादा लगता है। समझ रहे हो? मानसिकता देखिए। तो गंभीरता से विचार करिएगा मेरे इस बात के ऊपर, ब्रिटिश ने हमारे रिसोर्सेज को कैसे यूज किया और आज हमारे रिसोर्सेज का क्या हाल हो रहा है। आज हम सिर्फ समस्याएं, जिन लोगों को सिर्फ समस्याओं का जिक्र करना आता हो ना, वो समाधान नहीं कर सकते हैं। और ब्रिटिशर्स वाकई में, हालांकि उन्होंने भारत का तो बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया, लेकिन हमें सीखना चाहिए उनसे कि किसी भी रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। कैपिटलिज्म ऐसा ही होता है ना, कैपिटलिज्म कहता है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। यूटिलाइज करो रिसोर्सेस को, यूटिलाइज करोगे ना तो किसी ना किसी का शोषण तो होगा ही होगा। लेकिन शोषण करो, शोषण क्या, हम तो पोषण नहीं कर पा रहे। समझे बात को? भारत में इतने आजादी के इतने समय बाद भी भारत में कुपोषण अगर है तो ये तो हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। हमें हमारी सरकार का साथ देने की जरूरत है, उसका विरोध करने की, उसमें कमियां निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार का समर्थन चाहोगे, सरकार वैसा समर्थन देगी। आप बोलो तो सही, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करोगे किसी की भी, आप ही माई बाप हो, आप ही नौकरी दोगे वरना हम भूखे ही मर जाएंगे, तो वो कहेंगे भूखे मत मरो, या तो रोजगार दे देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। क्या करे? और जरूरत है जागरूक होने की, उठ जाओ, जाग जाओ, ठीक है? अच्छे अच्छे आईएएस अधिकारी बनो, जाके कुछ बदलाव करो। समझ रहे हो? चलो अभी तो हम यहीं पे आ जाते हैं वापस से। धीरे धीरे ये बात है ना, टॉन्ट लग रही है क्या? लगनी चाहिए थी, लगनी चाहिए थी। ठीक है, तो उन्होंने भारत के संसाधनों का उन्होंने इस्तेमाल किया, व्यापार से उन्होंने शुरुआत की। अब जैसे ही
इसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनकी नजर पड़ी कृषि क्षेत्र पर कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन अपने अनुसार करा लिया जाए। तो धीरे धीरे कृषि क्षेत्र तक अपना कंट्रोल बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ा, उनको राजनीति में आना पड़ा, राजनीति में। इसीलिए आर्थिक वर्चस्व, जैसे व्यापार पूरा का पूरा उनके नियंत्रण में आया, उन्होंने राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत कर दी। सहायक संधि, ठीक है, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनके जरिए उन्होंने राजनीतिक शक्तियां छीनना शुरू कर दिया भारत के राजाओं नवाबों से। और जैसे जैसे उनके पास राजनीतिक शक्ति शिफ्ट होती चली गई, वैसे वैसे इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। और जिस दिन वो यहां से घूमते घूमते जैसे जैसे वो यहां पहुंचे और कृषि क्षेत्र में जैसे एंट्री हुई, और जब उन्होंने देखा कि भारत तो कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि इतनी प्रॉस्पेरस है, इतनी समृद्ध है, तो उन्होंने सोचा कि हम तो उसी को खजाना समझ रहे थे, खजाना वो नहीं, खजाना कृषि। अब इसका उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, उन्होंने कृषि से दो तरीके से अपनी आय बनाई। कैसे? इन्होंने नकल की एक्चुअली भारतीय शासकों की। उन्होंने देखा कि भारतीय शासक जो हैं वो राजस्व वसूली करते हैं कृषि क्षेत्रों से, मतलब उत्पादन का कुछ हिस्सा राजस्व के रूप में वसूलते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो शासक हैं यदि राजस्व वसूलते हैं तो ये अपने क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं भी देते हैं, और देख भी लिया तो उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने कहा हमें क्या मतलब सुविधाओं से, वो राजनीतिक शक्तियां थी, उन्होंने राजस्व वसूला, अब राजनीति हमारे नियंत्रण में है, राजस्व हम वसूलेंगे। जब तक वो थे वो जनता के हिसाब से शासन करते थे, इसलिए राजस्व की दर कम रखते थे। हमें जनता से कोई मतलब नहीं है, हम बाय फोर्स भी इतने कैपेबल हैं, हम बाय फोर्स जनता को नियंत्रित कर लेंगे, तो राजस्व की दर हम अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे। तो पहले जहां पर राजस्व 25% लगाया जाता था, 20%, 25%, किसी ज्यादा ऐसा कोई सरकमस्टांस हो गया तो 1/3 ले लिया। बहुत आपातकाल की ऐसी स्थिति पड़ गई कि राज्य पर भारी संकट आ गया तो 50% ले लिया। और ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, हम तो शुरुआती 50% से करेंगे। तो उन्होंने दो तरीके से भारत के किसानों से उन्होंने अपनी आय अर्जित की। पहले तो उन्होंने राजस्व, और राजस्व की इतनी महंगी दरें, और दूसरा जो उन्होंने तरीका निकाला वो था इन कृषि क्षेत्रों से उन्होंने कच्चे माल का उत्पादन किया, और ये जो कच्चा माल था इसका उन्होंने व्यापार किया। और इस व्यापार के ऊपर उन्होंने अपना एक अधिकार कर लिया। एक अधिकार भी कैसा कि भारतीय व्यापारियों को मौका ही ना मिले, सारा का सारा व्यापार हम खुद ही कर लें। अब जैसे ये हुआ वैसे ही भारत का व्यापार क्या हुआ, नष्ट। भारत के उद्योग क्या हुए, नष्ट। भारत की कृषि नष्ट हुई थी क्या, नहीं, कृषि परिवर्तित हुई। भारत के उद्योग और भारत के व्यापार नष्ट हुए, कृषि लगातार चलती रही। इसके पीछे कारण यही है कि जब तक कृषि उत्पादन भारतीय उद्योगों के अनुरूप हो रहा था तब तक उद्योग भी चल रहे थे, व्यापार भी। जैसे ही कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, जैसे कृषि का स्वरूप बदला, वैसे ही भारत के उद्योग और भारत का व्यापार भी नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ब्रिटिश पीरियड में या आजादी से पूर्व का ये जो काल है, जो ब्रिटिश काल है, इस काल में जो हमारी इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी पूरे तरीके से, ये जो इकोनॉमिक पैटर्न है ना, जिसमें व्यापार, जो अब व्यापार नष्ट हुआ तो लोग यहां से बेरोजगार हुए, उद्योग नष्ट हुआ यहां से बेरोजगार हुए, सारे के सारे बेरोजगार होके कहां पहुंच गए, कृषि क्षेत्र में पहुंच गए। अब कृषि क्षेत्र में लोगों की भरमार है, ठीक है, तो क्या किया जाए, सस्ती सस्ती मजदूरी पे काम करने को लोग तैयार हो गए, कम आय पे काम करने को लोग तैयार हो गए। सुविधाएं दे नहीं रहे ना, जितनी बस जो सुविधाएं पहले हुआ करती थी वो सारी सुविधाएं उन्होंने कभी दी नहीं किसानों को। ना तो भूमि में सुधार करने के प्रयास किए, ना सिंचाई के प्रबंध करने के प्रयास किए, राजस्व बराबर वसूला। अब भारत जैसा देश जिसमें मॉनसून पर कृषि निर्भर है, वो बिना सुविधाओं के बताइए कृषि क्षेत्र में उत्पादन कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। आज भी भारतीय किसानों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं देनी पड़ रही हैं।
इसका मतलब आप समझते हो ना कि भारत का किसान आज भी उतना समृद्ध नहीं है। ये तब की स्थिति है जब हम भारतीय किसान राजस्व जो है टैक्स नहीं दे रहे। अब आप उस समय के किसानों की स्थिति को सोचकर देखिए, जिनके टैक्सेस से इतने बड़ी बड़ी इमारतें, इतने बड़े बड़े किले बन गए, इतने इतने बड़े मंदिर बन गए, इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं बन गई। सारा का सारा जो है ये कहां से आया था? ये भारतीय किसानों से आया था ना। लेकिन फिर भी आप सोच के देखो कि जब इन इमारतों की संरचना हुई होगी तो ये संरचना ऐसे थोड़ी है कि जादू से बोल दिया बन जाए। हजारों मजदूर लगाए जाते थे काम के लिए, तो रोजगार तो बढ़ा ना। किसी एक इमारत को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता था वो भारत से ही खरीदा जाता था, तो रोजगार बढ़ा ना, उद्योग चले ना, व्यापार बढ़ा ना। कभी कभी लोग इतने भारत में इतने भोले हैं, इतने भावुक हो जाते हैं कि अपने ही देश की विरासत पर ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, अपने ही देश के एक राजा की तारीफ और दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। 600 650 सालों का जो हमारा इतिहास है, मध्यकाल का जो इतिहास है, उसके दौरान जितनी भी संरचनाएं बनी हैं, इन संरचनाओं को संप्रदायवाद के नजरिए से कभी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई एक गर्व से ये कहता है कि ये हमारे सुल्तान ने, हमारे बादशाह ने बनाई, तो उसको काउंटर करने के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि आपने किसानों का खून पिया। अगर किसानों के राजस्व से उन इमारतों का निर्माण हुआ तो भारतीय लोगों को ही उसमें नौकरी, उसमें रोजगार भी मिला होगा। उस इमारत के निर्माण के लिए उसका मटेरियल जहां से आया होगा, उस इंडस्ट्री में, उस उद्योग में भी भारतीयों को ही रोजगार मिला होगा। और आज भी वो इमारत भारतीयों के लिए ही रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो जो कुछ भी था वो भारतीय था, जो कुछ भी है वो भारतीयों के लिए है। हमें निष्पक्ष होना चाहिए, समझ रहे हो? निष्पक्ष नहीं रहो। और आपके लिए तो निष्पक्षता बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी किसी भी एग्जाम के आप तैयार कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका निष्पक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप अपनी ड्यूटी सही से कर ही नहीं पाएंगे। और देखो, अपनी नौकरी से दगा नहीं करना कभी भी। आप तो सिविल सेवक, अब तो जनता के सेवक बनने जा रहे हो, तो जनता फिर आपके सामने कोई भी हो, सारे बराबर होने चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। जहां से रोजी रोटी कमा रहे हो उसी के साथ दगा नहीं होना चाहिए, वहां आपकी ईमानदारी होनी चाहिए पूरी। ठीक है? आप अपने उस सोच अपनी वैसी डेवलप करिए। ठीक है? तो अब उन्होंने राजस्व तो देखा, लेकिन ये चीजें उन्होंने इग्नोर कर दी जानबूझ के, क्योंकि उनको भारत में सुविधाओं से कोई मतलब ही नहीं था। तो इस तरीके से उन्होंने भारत में जो आर्थिक नीति अपनाई थी, ये जो आर्थिक नीति है जिसमें कृषि अपने हिसाब से, उद्योग नष्ट कर दिए, व्यापार नष्ट कर दिया, भारत के प्राकृतिक संसाधन, भारत के मानव संसाधन, मतलब सभी प्रकार के संसाधनों का सिर्फ अपने हित के लिए, अपना हित मतलब किसका हित? ब्रिटेन का हित और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हित। तो जितने भी संसाधन थे उनका सिर्फ और सिर्फ किसी एक शक्ति के लिए अगर हित देखा जाए, तो ऐसे में उस आर्थिक नीति को आप कैसी नीति कहोगे? इसे उपनिवेशवादी नीति कहा जाता है। कैसी नीति कहा जाता है? उपनिवेशवादी नीति। उपनिवेशवादी नीति में जो उपनिवेश होगा, वहां के संसाधन, वहां के मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सभी संसाधनों का उपयोग साम्राज्यवादी शक्ति के अनुसार होता है। यहां पे साम्राज्यवादी शक्ति कौन था? ब्रिटेन। और भारत, उपनिवेश के तौर पे भारत का इस्तेमाल किया गया। ठीक है? नाम ही देख लो, उपनिवेश। अपनी शक्ति से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया। किस चीज का? अपनी शक्ति का निवेश करके उन्होंने संसाधनों का शोषण किया।